गुड नून टू एवरीवन। सब लोग मुझे सुन सकते हैं? नाउ वी आर इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्लास। ओके, Zeb. Zeb is the first one. Okay, Zeb, please say to everyone, come online. मेरी आप लोगों के साथ जो सेकंड सेशन है वो है साइकोलॉजी का, ठीक है? ओके, गुड नून टू एवरीवन। प्लीज यू कैन प्लीज कम। जल्दी से 2 मिनट में सब लोग आ जाएं। आप लोगों को तो मेरे से पहले मौजूद होना चाहिए था क्लास। तो कितने लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है? कितने लोगों को साइकोलॉजी अच्छी लगती है? मुझे जरा मैसेज करें प्लीज, व्हाट्सएप मी हाउ मेनी पीपल लाइक साइकोलॉजी। कितने लोगों को पर्सनली इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के अंदर? जरा मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स करें। शाबाश। कितने लोगों को साइकोलॉजी अच्छी लगती है मुझे मैसेज करके बताएं। ओके, कितने लोगों को पसंद है सब लोग मुझे बताएं, ताकि मैं साथ साथ आप लोगों की अटेंडेंस भी लेती जाऊं। 29 स्टूडेंट सिर्फ इस तरफ मुझे नजर आ रहे हैं जस्ट। बाकी भी प्लीज ऑनलाइन आ जाए। 31 हुए हैं जस्ट। जल्दी से ऑनलाइन आएंगे तो काम खत्म होगा, वरना आप लोग भी लटके रहेंगे और मैं भी। थोड़ी थोड़ी पसंद है। कितने लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में? शाबाश बताएं मुझे आके। साइकोलॉजी ही बड़े ही मजे का सब्जेक्ट है, अगर आप देखें ना तो अच्छा सब्जेक्ट है। और जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट डेवलप होगा इसके अंदर। बड़े मजे का सब्जेक्ट है और आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड हाउ दे आर इफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है साइकोलॉजी ना, एक साइंटिफिक बेस्ड है, कोई आर्ट स्टडी नहीं होती बल्कि साइंस बेस्ड स्टडी है ये, ठीक है? किसकी? बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की, ठीक है? मतलब हम कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर फिनोमिना के मुताबिक हम क्या सोचते हैं। मिसाल के तौर पे आपका आपस में रवैया क्या है, आपकी कुलीग्स के साथ, अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? अपने टीचर्स के साथ आपका क्या रवैया है, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ आपका क्या रवैया है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये किस में आ जाती हैं? ये साइकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, और साइंटिफिक स्टडी होने के साथ साथ ये मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, ठीक है, कि आप लोग कैसे फिजिकली, मेंटली और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, ये आप लोग स्टडी करते हो साइकोलॉजी के अंदर। बेसिकली
साइकी होता है आपके पास मेंटल अप्रोच को, ठीक है, मेंटल थिंकिंग को, ठीक है, और लॉगी आप लोग बोलते हो किसको, अपॉन विच स्टडी। तो साइकोलॉजी मतलब के स्टडी ऑफ साइकी, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। कहते हैं मोस्ट पीपल थिंक ऑफ साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीपल, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द पीपल। अब रामीन कुछ और सोचती है, मारिया कुछ और सोचती है, कुरत कुछ और सोच रही है, अरूज कुछ और सोच रही है, खानसा कुछ और सोच रही है, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों के दरमियान में जिन बंदों के मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, अगर वो डिफरेंट सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों का कॉमन भी होगा जो आप एक जैसा भी सोचते होगे। तो कहता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि साइकोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंशियल थिंकिंग ऑफ द पीपल, ठीक है। जब हम डिफरेंट लोगों की थिंकिंग की स्टडी करते हैं कि उनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो वो क्या होता है, वो आपके पास क्या आ जाती है, वो साइकोलॉजी होती है। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि सिमिलर लोगों, सिमिलैरिटी कितनी है अगर लोगों में, तो वो भी साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो व्हाट्स द डिफरेंस, साइकोलॉजी वर्सेस पॉप साइकोलॉजी, साइकोलॉजी वर्सेस स्यूडो साइंस, साइकोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस, ठीक है। मतलब डिफरेंस से मुराद ये है क्या वाकई कोई साइकोलॉजिकली एक बंदा सोच रहा है और एक पॉप साइकोलॉजिकली सोच रहा है, दूसरा साइकोलॉजी है या स्यूडो साइंस है। स्यूडो साइंस मतलब क्या है, एक झूठी साइंस है, ठीक है। या अगर साइकोलॉजी है तो फिर क्या कॉमन सेंस है, क्या साइकोलॉजिकली बात कर रहा है या वो अपनी कॉमन सेंस यूज कर रहा है। आगे आ जाता है आपके पास द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, फिर से रिपीट हुई है डेफिनेशन, आपका इर्द गिर्द का माहौल, ठीक है। महानूर अब आप प्रेजेंट हुई हैं, ठीक है। इर्द गिर्द का माहौल आप देखते हैं, इर्द गिर्द का माहौल आपका कितना इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इर्द गिर्द का माहौल कितना इफेक्ट कर रहा है, जिसमें आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, ठीक है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, ठीक है, आपके कलीग्स, ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद कहता है इज दिस साइकोलॉजी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई इंटरेस्ट है, हाउ मेनी पीपल लाइक एस्ट्रोलॉजी, कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी पसंद है। और कितने लोगों को पता है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी का पता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और कितने लोगों को पसंद है। शाबाश, रामीन को पसंद है, वेरी नाइस। और भी सारे बताएं एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, रामीन जरा बताएं ना कि होती क्या है ये। बाकी लोग भी अपना इंटरेस्ट हो लेक्चर में। बाकी भी इंटरेस्ट शो करें अपना लेक्चर में प्लीज। अच्छा, स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ, ओके, तलहा को पसंद है। जेनिफर किधर है भाई, जेनिफर तो नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। सर्च इनसाइड यानी कि आपके अंदर का क्या सीक्रेट है। मैन आर फ्रॉम द मार्स, वुमेन आर फ्रॉम द वीनस। मार्स जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली मैन का स्टार कहा जाता है कि स्टार्स की स्टडी में मार्स जो है वो जो मेल है वो क्या है, मैन मार्स से है, और वुमेन जो है वो वीनस है, क्योंकि वीनस एक लव साइन है, सही है। सो क्योंकि डेलिकेट्स ही होती हैं खवातीन जो होती हैं, फीमेल्स आपकी डेलिकेट्स ही होती हैं, ठीक है, वो लव लाइकिंग होती हैं, ठीक है, और इंक्लाइंड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं एटीट्यूड में। लिहाजा वीनस जो होता है वो आपका लव सिंबल होता है, लिहाजा फीमेल्स को जो है वो वीनस के साथ कहा जाता है। और मार्स जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़े स्ट्रगलर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है।
सो मार्स से जो है वो कहा जाता है उनको क्या कहते हैं, फीमेल्स को कहा जाता है। तो डॉक्टर फिल कहते हैं इज दिस साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि आपके अंदर का सीक्रेट क्या है, वही पॉप साइकोलॉजी इसको बोल देंगे हम। स्यूडो साइंस में ये है कि समटाइम हम कहते हैं कि क्या ऐसा मतलब झूठी साइंस है ये क्या, दोनों के दरमियान में जब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, या सिंपल एक कॉमन सेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस भी यही है और सिमिलैरिटीज भी इसी में आ जाएंगी। विलियम जेम्स ने, ये डिफरेंट डेफिनेशन है, आज सिर्फ हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विलियम जेम्स जो था 1890 के अंदर, द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एज सच, मतलब आपका माइंड जब कॉन्शियस होता है तो उस स्टेट को, उसकी डिस्क्रिप्शन को आप क्या कहते हो कि ये साइकोलॉजी है, ठीक है। विलियम जेम्स था साइंटिस्ट जिसने पहली दफा 1980 के अंदर ये बात की थी कि द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एज सच। आगे मैकडॉगल है 1905 में, वो थोड़ा सा एडवांस एरा के अंदर आया और उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा है कि इन साइकोलॉजी सेज दैट साइकोलॉजी मे बी बेस्ट एंड मोस्ट एप्रीहेंसिवली डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर, यानी कि लिविंग क्रिएचर जितने भी जिंदा जानदार हैं, ठीक है, जितने भी इंसान है खास तौर पे, वो किस तरह से पॉजिटिवली अपने बिहेवियर के अंदर कंडक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट आपका मैकडॉगल ने दिया, ठीक है। मैकडॉगल क्या था, मैकडॉगल आपका वो साइंटिस्ट था कि जिसने ये आपको ये कॉन्सेप्ट उसने जनरेट किया, ठीक है। उसने कहा कि किस तरह से ये लोग मतलब के कंडक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है, मैकडॉगल ने कहा। लेकिन मैकडॉगल ने 1905 के अंदर कहा। आगे आ जाता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल 1908 में फिर उसको कोई भूत सवार हुआ और उसने एक नई अमेंडमेंट दे दी। उसने कहा कि बुक इन सोशल साइकोलॉजी से साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी कि अगर हम कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, हमारा जो है, हमारा जो बिहेव करने का जो अंदाज है, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो वो क्या है, साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ साइकी है। आगे पिल्सबरी है 1911 के अंदर आया, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड मोर सेटिस्फैक्टोरली एज द साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब इंसान कैसे बिहेव करता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो किसने बताया, वो पिल्सबरी ने बताया 1911 के अंदर आके, ओके। द मेन रीजन ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट द बिहेवियर इंक्लूड्स नियरली ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी। अब बिहेवियर के अंदर क्या आ जाता है, टोटल एक्टिविटी आ जाती है, सारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती हैं। हम बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बिहेव कैसे करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं, वॉक कैसे करते हैं, टॉक कैसे करते हैं, ठीक है। फिर वुडवर्थ आ गया, मतलब इराज एडवांस हो रहे हैं। बात शुरू हुई 1908 से 10 में, 11 में, 54 में, 55 में। वुडवर्थ कहता है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि साइकोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मुन आया, मुन ने 1955 के अंदर कहा कि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर, यानी कि जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं बिहेवियर की, इंक्लूडिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियर मच ऑफ व्हाट अर्लियर साइकोलॉजिस्ट डेल्ट विद द एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आज की दो बिहेव करता है और उसका स्टैंड पॉइंट क्या है, स्टैंड पॉइंट के मतलब क्या है, यानी कि उसका नुक्ता जमूद क्या है, कहाँ पे आके उसकी सोच जो है वो इकट्ठी हो जाती है और एक स्टैंडर्ड मीट के साथ मीट करती है, ठीक है। और अर्लियर साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि हम इसको डील करते हैं इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो इसका एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद सीई स्किनर आया 1956 के अंदर, उसने बात की कि साइकोलॉजी डील्स विद रिस्पॉन्सेस टू एनी एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस के अंदर किस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी लाइफ प्रेजेंट होती है। बाय रिस्पॉन्सेज और बिहेव इज मेंट प्रोसेस, एडजस्टमेंट, एक्टिविटीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
According to the E.G. Boring in 1962, psychology deals with both the behavior of the man as it appears in his responses and with consciousness as he find it is his immediate response. ठीक है, या experience. वो कहता है कि साइकोलॉजी डील करती है बिहेवियर ऑफ द मैन, ठीक है, जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आता है, और कॉन्शियसनेस की हालत में, कॉन्शियसनेस की हालत में इंसान जो बिहेव करता है सिचुएशन को देखते हुए, और उसका जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है वो किस में आ जाता है, साइकोलॉजी में आता है. व्हाट डज बिहेवियर मीन? बिहेवियर होता क्या है? हम कहते हैं अपना बिहेवियर ठीक करो, तुम्हारा बिहेवियर नहीं ठीक है, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, उसका बिहेवियर बड़ा बुरा है. So the aggregate of the responses or reactions or movement made by an organism in any situation. खुशी के मौके पे, गमी के मौके पे, दुख के मौके पे, ठीक है, आप लोगों का सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किस किस्म का रिस्पॉन्ड आता है, वो जो एग्रीगेट बनता है रिस्पॉन्सेस का और रिएक्शन का और आपकी मूवमेंट का, वो क्या कहलाता है? वो आपका मीन कहलाता है. इट इंक्लूड्स एनीथिंग अ पर्सन और एनिमल डज. ठीक है, इसमें कोई भी पर्सन या एनिमल किस तरह से बिहेव करता है. दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम वेज. बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और स्टडी किया जा सकता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है. उसके बाद कहता है कि ऑल बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड. सारे के सारे बिहेवियर जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि कोई ना कोई पीछे गोल होता है. इन अदर वर्ड्स, आवर बिहेवियर इज जनरली मोटिवेटेड बाय डिजायर टू अटेन अ गोल. मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि मैंने सेकेंड ईयर की क्लास को एक टेस्ट देना है, और सेकेंड ईयर को भी पता है कि हमने अपना 100% शो करना है, दिल लगा के पढ़ना है. मैडम जो है वो हमारे वाइवे में भी इंटरनल एग्जामिनर होंगी, आधे नंबर उनके पास होंगे. ठीक है, तो आप लोगों को मेरा एक डर होगा. ठीक है, आप लोग उसी तरह से बिहेव करोगे, उसी तरह से एटीट्यूड शो करोगे. ठीक है, क्यों? उस बिहेवियर के पीछे क्या है? आपका एक गोल छुपा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैडम ने हमारे नंबर लगाने हैं, मैडम ने हमें फेवर देनी है, या मैडम ने हमारी सपोर्ट करनी है. ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों का जो बिहेवियर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर किसी फ्रेंड के साथ नाराजगी है आपकी, या आपकी फ्रेंड के साथ आपका कोई क्लैश चल रहा है, तो आपका बिहेवियर उसके साथ नेगेटिव होगा. नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ डिसएग्री कर रही है, कहीं ना कहीं जिस सोच रहे थे वो आप उस लेवल पे उसने आपके लिए नहीं सोचा, या वो केयर शो नहीं की. तो आपका बिहेवियर क्या है? ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, अब आप उससे क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका गोल क्या था कि मैंने अच्छा किया तो वो भी अच्छा करे, लेकिन दूसरी साइड से आपको रिस्पॉन्ड क्या मिला? नेगेटिव मिला. तो आपका गोल भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. फिर आपका बिहेवियर भी उस तरह से उसके लिए पॉजिटिव नहीं रहा. तो पॉजिटिव बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है. ठीक है, सो ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न. तो सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं वो लर्न होते हैं. मिसाल के तौर पे लर्न से मुराद ये है कि मुझे पता है कि अक्सा और मारिया सपोज दो फ्रेंड्स हैं. अक्सा अपना लंच लेके आती है, लेकिन मारिया को ऑफर करती है हर दफा. ठीक है, अक्सा एक दफा ऑफर करती है, 2 दफा करती है, 3 दफा करती है, आखिर अक्सा का भी दिल करता है कि मारिया भी मुझे ऑफर करे, लेकिन मारिया का इस किस्म का कोई जेस्चर नहीं है. तो अक्सा अब लर्न कर लेगी उसके बिहेवियर से कि ये तो यार मुझे ऑफर नहीं करती, हर दफा मैं ही इसे ऑफर करती हूँ. तो इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग लर्न करते हैं बिहेवियर को, चीजों को सीखते हैं हम, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं. अब नाउ वट एवर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हिस्टोरियंस आए और उन्होंने किस किस तरह की हमें साइकोलॉजी की बातें बताई. सबसे पहले आया है आपके पास प्लेटो. प्लेटो क्या है? 427 से 347, सॉरी 347 से 420, ये इसका इरा है, यानी 347 से लेके 427 तक. Plato was interested in moral philosophy and despised natural philosophy, that is a science, as an inferior and unworthy sort of knowledge. प्लाटो को जो था ना, उसको इंटरेस्ट था मॉरल फिलॉसफी के अंदर, ये फिलॉसफी डिस्कस करता होता था. ठीक है, और इसका यही था कि डिस्पाइट नेचुरल फिलॉसफी, दैट इज अ साइंस, एज एन इंफीरियर एंड अनवर्थी सॉर्ट ऑफ नॉलेज. अनवर्थी सॉर्ट ऑफ नॉलेज को डिस्कस करता था. इसका ये यकीन था कि वी आर बॉर्न विद कंप्लीट नॉलेज विद इन आवर सोल, कि हम लोगों की जो पैदाइश है, जो हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा नॉलेज सब कुछ हमारे अंदर है, हमारी सोल के अंदर सब कुछ मौजूद है.
जस्ट वी हैव टू डिस्कवर दैट थिंग, ठीक है। लर्निंग वो कहता था, लर्निंग अ प्रोसेस ऑफ इनर रिफ्लेक्शन टू नॉलेज विद इन अस। यानी कि वो ये कहता था कि इंसान जो है वो सब कुछ लेके पैदा हुआ है, अब ये इंसान की कैपेसिटी है कि वो उन चीजों को सीखे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इनर रिफ्लेक्शन है टू डिस्कवर द नॉलेज विद इन अस, ठीक है। चीजों को डिस्कवर करने के का एक ये तरीका था। आगे है डेमोक्रेटिस ऑफ एडबीरा। एडबीरा ये 370 to 460 बिफोर क्रिस्ट। Democritus explained all changes in the world as changes in the motion of the atom or the way that they were packed together. एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट साइज होता है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो एटम सबसे छोटा जर्रा है, ठीक है, आपके जितने भी एलिमेंट है उनका उनके अंदर। तो डेमोक्रेट्स ये कहता है कि उनकी मोशन से, उनकी मूवमेंट से जो है ना, वो क्या है कि वो आप लोग चीजें सीखते हो, आप लोगों की जिंदगी के अंदर चेंज आता है, ठीक है। तो ये बिफोर क्रिस्ट 370 to 460 ये डेमोक्रेटिक्स ऑफ एबडेरा ने ये कॉन्सेप्ट दिया। दिस ब्रॉड मैथमेटिक्स इनटू फंडामेंटल फिजिकल रोल साइंस। द होल ऑफ द स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय डेमोक्रेट्स was a quantitative and subject to the mathematical law। यानी उसने कहा कि एक जो जर्रा है उसके गिर्द पूरी कायनात घूमती है, ठीक है। मतलब कि पूरी कायनात से मुराद ये है कि मतलब कि होल के गिर्द पूरा होता है ना, जो आपका होल होता है उसके गिर्द पूरी आपके एक दरमियान का एटम है, एटम से आगे से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से आगे चीजें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसने क्वांटिटेटिवली जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। क्वांटिटेटिवली मुराद ये है कि क्वांटिटी के अंदर। बस क्यों केजिया, टाइम हो गया क्या आपका? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? साइकोलॉजी नहीं पढ़नी आप लोगों ने? मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो। बी केयरफुल और लेक्चर को गौर से सुने, ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा ये क्लास। जिन लोगों को प्रॉब्लम है जा सकते हैं वो क्लास से बाहर, मैं उनकी एब्सेंट मार्क कर देती हूँ। व्हाट इज दिस के यहाँ लेक्चर हो रहा है, बस करें, मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है आपके पास अनदर फंडामेंटल आइडिया इन द डेमोक्रेटिस थियरी इज दैट नेचर बिहेव लाइक ए मशीन। कि जो आपकी नेचर है वो मशीन की तरह बिहेव कर रही है। इट इज नथिंग मोर देन ए हाईली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही पेचीदा मैकेनिज्म है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि हमें पता है कि पूरी कायनात, उसके अंदर गैलेक्सीज, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, यूनिवर्स, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है कि मतलब ये सारी की सारी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि हमारी इंसानी समझ से बाहर है। एरिस्टोटल, अरस्तु, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। इसका एरा देखें 322 से लेके 384 तक था। एक ग्रीक नेचुरलिस्ट था ये, ठीक है, ग्रीक यानी यूनानी, एंड फिलोसफर भी था। who theorized about learning, memory, motivation, emotion, perception, personality, knowledge acquired through experience। जब तक आप छोटा बच्चा सॉकेट के अंदर उंगली नहीं ना डालता, वो बाज नहीं आता अपनी माँ के कहने पे भी। जब उसको वहां से करंट पड़ेगा अगली दफा उसकी लर्निंग हो जाएगी कि मैंने स्विच में उंगलियां नहीं डालनी, वहां करंट आता है, ठीक है। मैंने उबलती हुई दूध की देचकी को हाथ नहीं लगाना, गर्म होती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। एरिस्टोटल ने भी यही कहा कि दिस इज ह्यूमन नेचर, ठीक है, कि आप चीजें एक्सपीरियंस करने से सीखते हैं। अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चीज नहीं सीख सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि उसको क्यूरोसिटी और वो लर्निंग करता है फ्रॉम लैप ऑफ द मदर टू द कबर तक। 4 लॉज ऑफ एसोसिएशन उसने बताए। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिमिलैरिटी का लॉ भी बताया, तजाद का लॉ भी बताया। तजाद मतलब डिसिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्टिग्विटी का भी बताया और फ्रीक्वेंसी का भी बताया।
इतना याद रखें कि एक ये ग्रीक नेचुरलिस्ट था, फिलोसफर भी था, मेमोरी, मोटिवेशन, लर्निंग, इमोशन, परसेप्शन, पर्सनालिटी, ये सब चीजें इसने कही। उसने कहा कि लोग सीखते हैं किससे? लर्निंग से। आगे आ गया रीन डेस्कार्ट्स। रीन डेस्कार्ट 1596 टू 1650 originated the concept of dualism, viewed mind and body as a interactive machines। ठीक है, ड्यूअलिज्म का मतलब है दो चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं। दो चीजें कौन सी है? माइंड एंड बॉडी। बॉडी इज समथिंग, कॉन्टिग्यूटी होता है बेटा चीजों को कॉन्क्यूर करना, ठीक है, कॉन्फिग्योर करना, यानी कि सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट्स को बोलते हैं, लॉ ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, एज ए इंटरेक्टिव मैकेनिज्म, यानी कि माइंड एंड बॉडी दो चीजें आ गई, ड्यूअल चीजें आ गई, ड्यूअलिज्म है। स्टेटेड दैट द माइंड कुड फॉलो बॉडी एंड वाइस वर्सा, यानी कि हमारा माइंड किसको फॉलो कर रहा होता है? बॉडी को कर रहा होता है। इस तरह से हमारी बॉडी किसको फॉलो करती है? हमारे माइंड को फॉलो कर रही होती है। प्रपोज द आइडिया ऑफ बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बिहेवियर, यानी उसने बताया कि जो काम हम अपनी मर्जी के ताबिया होते हैं वो भी साइकोलॉजी में आ जाते हैं, और जो नहीं होते वो भी साइकोलॉजी में आ जाते हैं। वॉलेंटेरिली यानी कि जो हम चाह रहे होते हैं, और इनवॉलेंटेरिली जो कि हम खुद से नहीं चाह रहे होते। रूल्ड आउट एरियाज अदर देन द ब्रेन फॉर मेंटल फंक्शनिंग, और उसने ब्रेन के अलावा वो सारे एरियाज बताए जो कि मेंटल फंक्शनिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। ओके सना, दिस वन, ये स्लाइड देखना चाह रहे हैं बेटा आप? ठीक है, तो उसने वो सारे के सारे फंक्शनिंग्स हमें बता दिए, सारी की सारी वो चीजें बता दी जो कि हम लोग वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली भी देखना चाह रहे होते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं जॉन लॉकी। जॉन लॉकी क्या है? नॉलेज शुड बी एक्वायर्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जल्दी करें ना सना, फिर टाइम नहीं है, जल्दी देखें ये वाली एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, समझ आ गई? आगे आगे आपके पास जॉन लॉकी। जॉन लॉक ने 1632 से 1704, जॉन लॉक कहता है कि नॉलेज शुड बी एक्वायर्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अगर मैं केयरफुली तुम सब स्टूडेंट्स को नहीं केयर कर रही ना, या मैं ऑब्जर्व नहीं कर रही, तो मुझे नहीं समझ आ सकता कि सना क्या है, ठीक है, या कोई और स्टूडेंट क्या है। ठीक है, तो मुझे मुझे लर्निंग अगर करनी है तो मुझे केयरफुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा पहले तुम लोगों का एटीट्यूड, कि तुम लोग किस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हो। ठीक है, नो इननेट आइडियाज, मतलब वो इननेट कहते हैं इनबॉर्न, वो कहता है कि आइडियाज जो होते हैं ना वो बाय बर्थ नहीं मिलते हमें, इननेट नहीं होते वो। ठीक है, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन, सारे का सारा नॉलेज इंसान को एक्सपीरियंस से आता है, तजर्बे से आता है, रिफ्लेक्शन से आता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, इननेट आइडियाज नहीं लेके आता, बल्कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से आता है, इजंट इट? माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट रिटन ऑन बाय द एक्सपीरियंस, टैबुला रासा। ठीक है, यानी हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, वो लाइक अ ब्लैंक स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट है, और उसके ऊपर लिखता कौन है? हमारा तजर्बा लिखता है, हमारा एक्सपीरियंस लिखता है। आगे आ जाता है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये तो जिन लोगों ने एफएससी किया उन लोगों ने तो इसके बारे में खूब सुना होगा। स्टडीड द एवोल्यूशन ऑफ द फिंचेस एंड एक्सपैंड हिज स्टडी टू इंक्लूड ह्यूमन। ठीक है, उसने फिंचेस को किया,
ठीक है। ओके, उसने स्टडीड एवोल्यूशन फिंचेस के ऊपर की और उसने एक्सपैंड किया ह्यूमन के अंदर। फिंचिस एक खास किस्म का स्मॉल सा बर्ड है जो कि खूबसूरत मेलोडियस वॉइस में कहते हैं कि ये गाने गाता है। तो उसने उसके ऊपर एवोल्यूशन की और उसने ह्यूमन को भी इंक्लूड किया। Opposed religious teaching of the time by suggesting that man had a common ancestor as the lower species. उसने मुखालफत की रिलीजियस टीचिंग की, यानी कि जो रिलीजियसली लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो इसमें मतलब उसने कहा कि ऐसे नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन बीइंग है वो आपके किससे आ रहा है, आपके लोअर इंसेस्टर से आ रहा है। ठीक है, आपकी लोअर स्पीशीज की इंसेस्टर है। इंसेस्टर क्या होता है? अबॉर्जिदाद। लोअर स्पीशीज यानी कि जो छोटी स्पीशीज है, नीचे वाली स्पीशीज है, उनको बोलते हैं। आगे फ्रीनोलॉजी, फ्रांस गाल 1758 टू 1828, इसने क्या कहा? विलियम वार्डन, फादर ऑफ साइकोलॉजी इसको कहा जाता है। अगर आपसे एमसीक्यूज भी आ जाए तो इसको रट लें। फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विलियम वॉन्डेट। ठीक है, 1879 के अंदर लैपिस जर्मनी, ये एज इट इज एमसीक्यूज आपको उठ के आना है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वॉन्डेट। तो लैपिस इज जर्मनी, इंटेंडेड टू मेक साइकोलॉजी अ रिप्यूटेबल साइंस। उसने उसको एक रिप्यूटेबल साइंस बनाया। रिप्यूटेबल साइंस से मुराद क्या है? एक ऑनरेबल साइंस बनाया। Many American psychologists eventually went on to study in Leipzig। ठीक है, बहुत से अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने फिर लेपिजिग को जो है वो अपना स्टडी सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि उसके पास नॉलेज अच्छा था। आगे है विलियम वॉन्डेट, जिसे कि कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी है। कहता है मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन सेंसेशन एंड परसेप्शन। ज्यादातर जो विलियम वॉन्डेट था उसके एक्सपेरिमेंट जो थे वो सेंसेशन एंड परसेप्शन पे थे। डिड नॉट थिंक दैट हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस कुड बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली। उसने कोई हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसने किसने बारे में बात की? उसने बात की सेंसेशन के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर। ट्रेंड इन मेडिसिन एंड फिलोसफी, और वो डॉक्टर भी था और फिलोसफर भी था। ट्रेंड था मेडिसिन के अंदर और फिलोसफी के अंदर। उसके बाद रोट मैनी बुक्स अबाउट साइकोलॉजी, फिलोसफी, एथिक्स एंड लॉजिक। और उसने बेतहाशा बुक्स लिखी साइकोलॉजी के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर एंड लॉजिक के ऊपर। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कैन यू रीड दिस? दिस इज बिकॉज द ह्यूमन माइंड डज नॉट रीड एवरी एटरेट बाय इटसेल्फ बट द वर्ड एज ए होल अमेजिंग हु। अच्छा, इसका बताने का मतलब क्या है? क्या आप इस बेहंगम स्टेटमेंट को, ये जो स्लाइड नजर आ रही है, वो पढ़ सकते हैं? आप कितने लोग हैं जो इसको पढ़ सकते हैं, इस बेहंगम स्लाइड को? ये नहीं पढ़ सकते ना। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा मेंटल जो है, हमारा माइंड जो है, मेंटल प्रोसेसिंग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ये और रीड के स्पेलिंग देखें उल्टाए हुए हैं, एवरी के उल्टाए हुए हैं, ठीक है, इसके उल्टाए हुए हैं, इटसेल्फ के उल्टाए हुए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मतलब इन एबनॉर्मेलिटी में तो नहीं किया। किसने पढ़ लिया? दिस इज बिकॉज द ह्यूमन माइंड डज नॉट रीड एवरी वर्ड बाय इटसेल्फ बट द वर्ल्ड एज अ होल अमेजिंग। ठीक है, ओके, मतलब नॉर्मेलिटी में आता है ना, एबनॉर्मेलिटी में नहीं आ जाता। उसके बाद ईबी टिचनर, वंडर्ट स्टूडेंट, ये वंडर्ट का स्टूडेंट था। ठीक है, टॉट एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टडीड नेचर ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रक्चरलिज्म की उसने बात की, एनालाइज सेंसेशन, इमेजेस एंड फीलिंग्स इनटू देयर मोस्ट बेसिक एलिमेंट। उसने डिफरेंट इमेज जो एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, फीलिंग्स नॉर्मल होती है, जो एबनॉर्मल होती है, और मोस्ट बेसिक एलिमेंट के ऊपर उसने बात की। फिर आ गया विलियम जेम्स 1842 to 1910, claimed that searching for building block was a waste of time because brain and mind are constantly changing, focused on function। उसने ये क्लेम किया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। ह्यूमन माइंड जो होता है वो एवरी टाइम चेंज होता रहता है, बनता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, उसने फंक्शनलिज्म की बात की। फंक्शनलिज्म नाम से जाहिर है फंक्शन। अंडरलाइंग कॉज एंड प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज उसने बताए ऑफ सर्टेन बिहेवियर्स एंड मेंटल स्ट्रेटजीज के। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि मतलब कॉन्शियस स्टेट के अंदर जागते हुए इंसान क्या करता है। प्रैक्टिकल उसने कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, नताइज। ठीक है, बिहेवियरल मेंटल स्ट्रेटजीज, बिहेवियरल मेंटल स्ट्रेटजीज की।
उसके बाद हर्मिन एबिगन्स, ठीक है, पब्लिश्ड क्लासिक स्टडीज ऑन मेमोरी, नॉनसेंस सिलेबस, लर्निंग कर्व, ठीक है, उसने नॉनसेंस सिलेबस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर और लर्निंग कर्व के ऊपर बात की। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन APA फाउंडेड इन 1892, द गवर्निंग बॉडी ऑफ ऑल द रिसर्च नॉट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनी, उसने कहा कि सारी की सारी इस किस्म की रिसर्चेस जो है वो यूनिवर्सिटीज तक कंडक्ट नहीं करवाई जाएंगी। एट द एंड आया आपके पास जी स्टैनले हॉल, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये प्रेसिडेंट था APA का। साइकोलॉजिकल लैब इसने बनाई USA के अंदर इन 1883 के अंदर एट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, यानी कि जो पहली साइकोलॉजी की लैब बनी थी वो किसने बनाई थी, वो जे स्टैनली ने बनाई थी। जे स्टैनली ने बनाई थी हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर। और बेसिकली ये क्या था, ये क्या है कि ये जो है ये प्रेसिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट था इसका APA का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, लेकिन गवर्निंग बॉडी ने ये कहा था कि सारी की सारी जो रिसर्चेज हैं वो कंडक्ट नहीं करवाई जाएंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि ये मेंटल लोगों पे एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर होती है, इस वजह से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। सो उसने ये कंडक्ट करवा दी जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टार्टेड द अमेरिकन साइकोलॉजिकल जर्नल, वहां पे जर्नल में आना शुरू हो गए 1887 के अंदर, एंड नाउ द जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, ये उसी के नाम से है। तो ये सारा का सारा सेहरा जाता है किसको, ये सारा का सारा सेहरा जाता है स्टैनले हॉल को, जो कि प्रेसिडेंट था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का और प्रेसिडेंट भी था, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजिकल सेक्शन। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 43 स्टूडेंट्स है, सिर्फ इन्हीं की अटेंडेंस होगी, बाकी सारे आउट हो जाएंगे। Okay, thank you very much class. See you in next session. Please come online on time in the next class. Thank you very much.